वेलकम बैक दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है। हमने अपने पिछले बिजनेस एनवायरनमेंट के लेक्चर के अंदर इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स से रिलेटेड टॉपिक्स को कवर किया था। आज हम अपने अगले चैप्टर पे मूव ऑन करेंगे जिसका नाम है इंडस्ट्रियल सिकनेस इन इंडिया, यानी कि जो हमारा इंडस्ट्रीज है उसके अंदर किस तरह की सिकनेस आ सकती है, यानी कि वो नॉन प्रॉफिट मेकिंग अगर अंडरटेकिंग्स हैं या उनके अंदर कोई प्रोडक्शन है वो पूरी तरह नहीं हो पा रही है, तो किस किस तरह की वहां पर सिकनेस है, यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर बात की जाएगी कि वहां पर किस तरह की सिकनेस है या किस तरह की वहां पर रिकंस्ट्रक्शन और रिफॉर्म्स की जरूरत है। वो सब आज हम कवर करेंगे। अगर आपको मेरा लेक्चर और कंटेंट पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं इंडस्ट्रियल सिकनेस इन इंडिया से। तो जानने की कोशिश करेंगे कि ये होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है, हिस्ट्री वगैरह वो सारी चीजें सिमिलर अपना जो प्रोसेस रहा है बिजनेस एनवायरनमेंट अपने सब्जेक्ट का, कि पहले हिस्ट्री में जाएंगे, समझेंगे ये कैसे कैसे आया, क्या क्या रिफॉर्म्स जो है, क्या क्या चेंजेस लाए गए इनको ठीक करने के लिए। इंडस्ट्रियल सिकनेस इज ए यूनिवर्सल फेनोमेनन। A capitalist economy does not worry too much about this, as the maxim survival at the of the fittest operates in such a economy। तो ये कह रहे हैं इनिशियली इनको जो स्टार्ट करने का इनका जो तरीका है वो ये कहा है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इसका मतलब क्या होता है कि जो सबसे फिट है वो उसी को सर्वाइव करना डिजर्व करता है, वही सर्वाइव करना डिजर्व करता है। सिमिलरली जो आपका ये बायोलॉजी से उठ के एक कॉन्सेप्ट आया है चार्ल्स डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन से, कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, की जंगल के अंदर जो सबसे फिट होता है वही सर्वाइव करता है। वहां पर कोई लक, कोई किस्मत, इस तरह की कोई खेल जो है वो नहीं होता। यू सर्वाइव बिकॉज यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट। तो वही सिमिलर कॉन्सेप्ट यहां पर भी है कि जो इंडस्ट्रीज सबसे फिट होंगी, जो इंडस्ट्रीज हर काम में प्रोडक्शन में सबसे अच्छी होंगी, उनका क्वालिटी सबसे अच्छी होगी, उनकी जो प्रोडक्शन है वो मैक्सिमम कैपेसिटी पर रीच कर रहे होंगे, उनकी वर्क फोर्स एफिशिएंट होगी, ये सब फैक्टर्स को मिलाकर जो इंडस्ट्री सबसे फिटेस्ट होगी वही सर्वाइव करेगी। जो इनमें किसी एक भी पिलर के अंदर अगर वो कमजोर रह जाती है तो वो फिर सिकनेस का शिकार बन जाती है। बट इन अ कंट्रोल्ड इकोनॉमी इट रिक्वायर्स प्रिवेंटिव मेजर्स टू अवॉइड सिकनेस। ये बात किसकी थी ऊपर, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पे जहां पर मार्केट किसके कंट्रोल में होता है, कैपिटल यानी कि प्राइवेट ओनर्स के हाथ में। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर्स के अंदर, तो उसके अंदर क्या देखा था कि जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है या कैपिटलिस्ट मार्केट है उसके अंदर जो एसेट्स हैं वो किसकी ओनरशिप के अंदर होते हैं, प्राइवेट ओनर्स के अंडर होते हैं। लेकिन उसके अलावा जो बाकी इकोनॉमीज हैं जैसे सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी, वहां पर किसी ना किसी तरह का कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है, जरूरी है, क्योंकि वहां पर सिकनेस को कोई फिटनेस या उस तरह की चीजें नहीं बचा सकती। वहां पर सिकनेस और बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से आ सकता है। Sickness is more severe in mixed economy like India because here, in the name of employment, balanced regional growth, public welfare, important substitution, checking concentration of wealth, etc., faulty projects are undertaken, uneconomic locations are chosen, and inappropriate technology is selected। तो यहाँ पर हमारे भारत देश की बात की गई है। भारत देश क्या है, एक मिक्स्ड इकोनॉमी का देश है जिसके अंदर अपना कुछ एलिमेंट्स कैपिटलिस्ट हैं और कुछ एलिमेंट्स क्या है, सोशलिस्ट गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। फिर ये वही कह रहे हैं कि इंडिया के अंदर जो है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट काम नहीं करता, यहाँ पर जो है चीजें कुछ अलग ढंग से ऑपरेट करती हैं। यहां पर सिकनेस किन किन वजहों से आता है वो वजह बता रखी है। एम्प्लॉयमेंट के नाम पर हो सकता है, बैलेंस रीजनल ग्रोथ के नाम पर हो सकता है, या ये फॉल्टी प्रोजेक्ट्स जो है वो लिए जाते हैं, अनइकोनॉमिक लोकेशंस चूज की जाती हैं, यानी ऐसी लोकेशंस के ऊपर बिजनेस सेटअप किया जाएगा जहां पर आपके बिजनेस के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए वो अबेंडेंस के अंदर अवेलेबल नहीं है। उस तरह से इनअप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी यूज की गई है। कोई काम है जो आप किसी ए टेक्नोलॉजी से बेहतर कर सकते हैं, लेकिन आपके पास पैसे ना होने की वजह से आप उसी काम को टेक्नोलॉजी बी या सी यानी कि सब स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी से कर रहे हैं, तो ना तो आप मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी अचीव कर पाएंगे, ना मैक्सिमम कैपेसिटी पर प्रोडक्शन कर पाएंगे। तो ये बात किसकी है, इंडिया के इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड की, इंडस्ट्रियल सिकनेस की। ऑल दिस रिजल्ट्स इन इंडस्ट्रियल सिकनेस। तो काम अच्छा नहीं होगा तो इंडस्ट्री जिस काम के लिए सेटअप की गई है अगर वही काम अच्छे से नहीं हो रहा है तो फिर उसको क्या बोला जाएगा, इंडस्ट्रियल सिकनेस। In the name of revival of sick industries, the hard-earned money of Indian citizen is squandered on sick industries in the public sector। तो कह रहे हैं जो हार्ड-अर्न्ड मनी है किसका, इंडियन पब्लिक का, इंडियन सिटीजन्स का, उसको लिया जाता है टैक्सेस के थ्रू, टैक्सेस बढ़ा दिए जाते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ा दिए जाते हैं। वो सारा पैसा कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, इन सिक इंडस्ट्रीज के रिवाइवल के लिए, ताकि उसमें दोबारा से फंडिंग करी जा सके, उनको फिर से जो है रिफॉर्म या रीएस्टैब्लिश किया जा सके। आइए देखते हैं इंडस्ट्रियल सिकनेस की डेफिनेशन क्या है, इसका मतलब क्या है। A sick unit is referred to as one that operates at lower than break even point। तो break even point क्या होता था, जब आपको याद हो break even point क्या होता है, एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी इकोनॉमिक सिचुएशन जब ना तो आपको प्रॉफिट हो रहा है और ना ही आपको लॉस हो रहा है, यानी कि आपकी जो टोटल कॉस्ट है वो किसके बराबर है, टोटल रेवेन्यू के बराबर है। तो जब आपकी कॉस्ट जो है आपके रेवेन्यू के बराबर हो जाएगी तो उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। यानी कि ना तो आपको यहां पर इस वक्त प्रॉफिट हो रहा है और ना ही आपको नुकसान हो रहा है। आपकी कॉस्ट जितनी आपको प्रोडक्शन में लग रही है वो एग्जैक्टली बराबर है किसके, जितने आपको पैसे उस प्रोडक्शन से रिसीव हो रहे हैं। तो ये क्या कह रहे हैं, सिक यूनिट इज रेफर्ड टू एज वन दैट ऑपरेट्स एट लोअर देन ब्रेक इवन पॉइंट। तो यूजुअली एक अच्छा आइडियल सिचुएशन कौन सा माना जाता है, ब्रेक इवन पॉइंट से ऊपर। कि प्रॉफिटेबिलिटी तो तभी आएगी ना जब आप बीई पॉइंट से ऊपर चले जाएंगे, कि भाई मेरे को यहां पर
बीई पॉइंट के ऊपर क्या है, टोटल रेवेन्यू जो है आपका वो टोटल कॉस्ट से ज्यादा हो जाता है। आप जो रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं, जो आपको प्रॉफिट मिल रहा है, जो आपकी इनकम हो रही है, वो आपकी कॉस्ट से ज्यादा हो रही है। दैट इज द आइडियल सिचुएशन। बट सिक यूनिट कौन सी होती है, जो ब्रेक इवन तो छोड़ो बल्कि ब्रेक इवन से भी नीचे उसका कर्व रहता है। कौन सा, टोटल रेवेन्यू का, यानी कि जो आपका टोटल कॉस्ट कर्व है वो आपके टोटल रेवेन्यू कर्व से ज्यादा होगा या ऊपर होगा, यानी कि आपको जो है एक प्रॉपर लॉस की सिचुएशन यहां पर क्रिएट होती है। तो उसको क्या बोला जाता है, सिक यूनिट। A healthy unit is one that assure both reasonable return on capital and reserve after providing for depreciation। तो एक healthy unit कौन सी होती है, जो ना सिर्फ रिटर्न्स बढ़िया प्रोवाइड करे जितने एक्सपेक्ट किए गए थे, बट ऑल्सो जो उनके ऊपर जो रिजर्व्स हैं, यानी कि जो हमारे रिजर्व्स हैं, प्रोविजंस हैं, डेप्रिसिएशन के बाद, यानी कि डेप्रिसिएशन को फैक्टर इन करने के बाद भी जो हमारे रिजर्व्स यानी प्रॉफिट्स बच जाते हैं, वो भी हेल्दी अमाउंट के बचते हैं। वो कौन सी यूनिट होगी, हेल्दी यूनिट। सिक यूनिट कौन सी थी, जो बीई पॉइंट से नीचे ऑपरेट करती है, यानी कि जहां पर हमारा टोटल कॉस्ट जो है वो टोटल रेवेन्यू से ज्यादा होता है। A study team of SBI and in its report on small scale industry advances 1975 defined SIC unit। तो SBI की एक स्टडी टीम थी जिसने अपनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एडवांसेस 1975 की एक रिपोर्ट थी, उसके अंदर सिक यूनिट को डिफाइन करने की कोशिश की गई थी। उसमें क्या कहा था, वन विच फेल्स टू जनरेट एन इंटरनल सरप्लस ऑन अ कंटिन्यूइंग बेसिस, यानी कि जो इंटरनल सरप्लस है यानी प्रॉफिट है वो लगातार मेंटेन नहीं कर सकता, एंड डिपेंड फॉर इट्स रिवाइवल अपॉन फ्रीक्वेंट इन्फ्यूजन ऑफ एक्सटर्नल फंड्स। और बाह्य जो मुद्रा है या जो बाह्य इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है बार बार फंड्स की फ्लो करने के लिए या उसको दोबारा से रिवाइव करने के लिए। तो प्रॉफिट कमा नहीं रहा है ढंग से, और जो है बार बार रिवाइव होने के लिए बाहर से फंडिंग मांगता रहता है। और जो फंडिंग किसकी होती है, जो सिटीजन्स के हार्ड अर्न इनकम की, यानी जो इनकम टैक्स के थ्रू या इनडायरेक्ट टैक्सेस के थ्रू पैसा इकट्ठा किया जाता है, वो कहां लगाया जाता है, इंडस्ट्रियल सिकनेस को दूर करने के लिए। तो ये आरबीआई की डेफिनेशन है यहां पर। आइए देखते हैं, अ यूनिट दैट इज रजिस्टर्ड फॉर एटलीस्ट 7 ईयर्स। 1992 द रजिस्ट्रेशन रिक्वायर वर रिड्यूस टू 5 ईयर्स। तो एक ऐसी यूनिट, तो सिक यूनिट के लिए भी कुछ क्लासिफिकेशंस हैं कि कौन सी यूनिट सिक यूनिट कहलाई जाएगी, किसके अकॉर्डिंग, आरबीआई के अकॉर्डिंग। कि एक यूनिट जो कम से कम 7 साल से रजिस्टर्ड है, 1992 में 7 साल को रिड्यूस करके क्या कर दिया गया था, 5 साल की एक इंडस्ट्री यूनिट जो 5 साल से एस्टैब्लिश्ड है, incurs cash losses for the latest and immediately preceding financial year। This condition was eliminated in 1992। तो पहले क्या कंडीशन थी कि पिछले 2 साल यानी कि जो करंट फाइनेंशियल ईयर है और इससे इमीडिएटली पिछला फाइनेंशियल ईयर, इन 2 फाइनेंशियल ईयर के अंदर कैश लॉस मतलब उसको लॉसेस हो रहे हैं। ये 1992 के अंदर जो इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स आए थे उसके अंदर ये एलिमिनेट कर दी गई थी। It has accumulated losses equal to or exceeding its entire net worth and also suffered cash losses in such financial year and the financial year immediately preceding such financial year। कहने का मतलब उसका लॉस जो है accumulated लॉस यानी कई सालों का इकट्ठा लॉस, जैसे मान लीजिए ईयर 1 में उसको हुआ 100 रुपए का लॉस, ईयर 2 में उसको हुआ 150 रुपए का लॉस, तो accumulated लॉस एट द एंड ऑफ ईयर 2 कितना हो जाएगा आपका, 250 रुपए। तो ये वही कह रहे हैं कि आपका जो accumulated लॉसेज है अगर वो इंडस्ट्री की नेट वर्थ से ज्यादा या बराबर हो जाते हैं तो ऐसी यूनिट को किसके अंडर कंसीडर किया जाएगा, सिक यूनिट के अंदर। तो 3 कंडीशन है, पहली 7 साल थे, अब जो 1992 में बदल के उसको 5 साल कर दिए गए थे। दूसरी थी फाइनेंशियल ईयर, इस करंट फाइनेंशियल ईयर और इससे पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर लॉसेज इनकर होने चाहिए, ये कंडीशन हटा दी गई थी। अब कंडीशन क्या है नई वाली, कि एक्यूमुलेटेड लॉसेज जो है किस पिछले सालों के, इस करंट ईयर के और उससे पिछले करंट ईयर के, वो आप इस इंडस्ट्रियल यूनिट की नेट वर्थ के या तो बराबर है या उससे ज्यादा है। तो ये कंडीशन जो है सिक यूनिट को क्लासिफाई करने में मदद करती है। फिर आती है वीक यूनिट। अभी तक हमने क्या देखा, वीक सिक यूनिट जो बीमार है। अब कौन देखेंगे, वीक यानी कि जो कमजोर है, जो अभी कुछ टाइम तक चल सकती हैं बट आगे आने वाले टाइम में सिक डिक्लेयर हो जाएंगी। तो वही चीजें यहां पर बताई गई हैं। Accumulated losses equal to or exceeding 50% of its peak net worth। तो वहां पर क्या था, accumulated losses जो थे आपके बिल्कुल बराबर थे या उससे ज्यादा थे। यहां पर क्या है कि जो पीक नेटवर्थ यानी कि अब तक की जो सबसे हाईएस्ट नेटवर्थ अचीव करी है आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने, उसका 50% अगर आप लॉसेज इनकर कर रहे हैं या उसके बराबर, तो वो आपकी वीक यूनिट कंसिडर की जाएगी। करंट रेशियो इज लेस देन 1:1। तो मैंने आपको बताया था आइडियल करंट रेशियो क्या होती है, यानी करंट एसेट्स टू करंट लायबिलिटी वो होती है 2:1, यानी कि आपके करंट एसेट्स आपकी करंट लायबिलिटी के 2 गुना होने चाहिए। दैट इज कंसिडर टू बी एन आइडियल करंट रेशियो। बट करंट रेशियो वीक जो यूनिट है उसको क्लासिफाई करने के लिए कितनी चाहिए, 1:1, यानी जितनी लायबिलिटीज हैं उतने ही आपके पास करंट एसेट्स मौजूद हैं। उसके बाद है सफर्ड कैश लॉस इन इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर। तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में जो अब करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उससे इमीडिएटली जो पिछला फाइनेंशियल ईयर था उसके अंदर भी लॉस इनकर क्या होना चाहिए। तो ये 3 चीजें क्या है आपकी वीक यूनिट को आइडेंटिफाई करती हैं किसके अंडर, सिक इंडस्ट्रियल जो आपका एक्ट है
उसके अंडर सी का जो एक्ट है उसका नाम यहां पर लिखा हुआ था, द सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट 1985। तो इस एक्ट के अंदर जो है सिक यूनिट को कैसे डिटरमाइन करना था वो ऊपर पता चला, और अपना वीक को कैसे करना है वो यहां पर बता दिया। द आरबीआई एडवाइज्ड कमर्शियल बैंक्स टू टेक रेमेडियल मेजर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ यूनिट एट द स्टेज ऑफ 50% इरोजन ऑफ नेटवर्थ। तो जब पहला ही जैसे स्टेप अगर उनको लगता है कि इस यूनिट का पहला स्टेप पूरा हो चुका है, उसी वक्त आरबीआई जो है कमर्शियल बैंक को वो इशारा कर देती है कि चाहिए इसकी मदद कीजिए, इससे पहले ये स्टेप 2 पे आए, यानी इसकी करंट रेशो, करंट एसेट्स के बदले ये चार्ज जनरेट कर करके कैपिटल जनरेट करे, आप इसकी जाकर अभी हेल्प कीजिए। फिर आते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ सिकनेस, यानी कितना लेवल है, कितना ज्यादा मतलब बड़ा स्तर पे ये सिकनेस फैली है वो देखने की जरूरत है। देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ सिक यूनिट्स इन स्मॉल सेक्टर एज वेल एज द नॉन स्मॉल सेक्टर इंडस्ट्री। तो क्या कह रहे हैं कि बहुत सारी यूनिट्स ऐसी हैं स्मॉल सेक्टर इंडस्ट्री के अंदर जो सिक है, और बहुत सारी ऐसी हैं जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री के अंदर और मीडियम जो है, जिनको मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज बोलते हैं, उसके अंदर के अंदर भी सिक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ सिकनेस कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। तो यहाँ पर कोई टेबल है जो कि हम पढ़ते हैं। द टोटल बैंक क्रेडिट लॉक्ड अप इन द इंक्रीज्ड फ्रॉम 13 करोड़, मतलब 13,134 करोड़ एज एट द एंड ऑफ मार्च टू 13,748 करोड़ 1996 के अंदर। तो आप देख रहे हो कि कितना लोन जो है वो कितना बढ़ गया, लगभग 600 करोड़ के अराउंड यहाँ पर लोन जो है बढ़ गया। कितने सालों के अंदर? 3 साल के अंदर 610 करोड़ के अराउंड यहाँ पर जो बैंक क्रेडिट की मात्रा है वो बढ़ गई। उसके बाद अब जो है आउट ऑफ द नॉन एसएसआई यूनिट अकाउंटेड फॉर, यानी कि जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं, सिर्फ उनका क्रेडिट कितना था? 8,823 करोड़ रुपए। तो आप देख रहे हैं 13,748 करोड़ में से 8,800 करोड़ के अराउंड जो है वो लार्ज स्केल और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज के सिकनेस को दूर करने के लिए लोन प्रोवाइड किए गए थे। आप ये देख रहे हैं कितने हैवी अमाउंट्स हैं यहाँ पर जिनको दिया गया। और ये जो पैसे हैं ये किसके हैं? बैंक्स कहां से पैसा लाता है? आपके सेविंग अकाउंट्स, आपके एफडीज, इनसे पैसा लाता है। तो ये सारे पैसे जो आपके बैंक में थे वो कहां गए? 8,000 करोड़ के अराउंड, ये सिकनेस को दूर करने के लिए। रीजंस फॉर इंडस्ट्रियल सिकनेस, आइए देखते हैं क्या क्या कारण रहते हैं क्यों एक इंडस्ट्री जो है वो सिकनेस में चली जाती है। हमने आइडेंटिफिकेशन तो देख ली कि वो लॉस में चली जाएगी, उसके 50% नेटवर्थ पे आ जाएगी, लेकिन उसके कारण क्या है वो जानने की कोशिश अब करते हैं। टू सेट ऑफ फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल, एक है एक्सोजीनियस, एक है एंडोजीनस। आइए पढ़ते हैं इनको कि एक्सोजीनस क्या है, यानी कि एक्सटर्नल क्या है, और एंडोजीनस मतलब इंटरनल फैक्टर्स क्या क्या है। द एक्सोजीनस फैक्टर्स रिलेट टू सच फैक्टर एज गवर्नमेंट पॉलिसीज पर्टेनिंग टू द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्राइसेस, change in the investment pattern following policy plan, shortage of power, transport, raw material and deteriorating industrial relationship। तो ये वो सारे फैक्टर जिनको एक इंडस्ट्रियल यूनिट कंट्रोल नहीं कर सकती, ये एक्सट्रेनियस फैक्टर हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। ये किसकी वजह से आते हैं? गवर्नमेंट की पॉलिसी की चेंज हो गई, या पॉलिटिकल फैक्टर्स बदल गए, इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज आरबीआई के थ्रू चेंज हो गई है, मॉनेटरी पॉलिसीज थोड़ी अलग आ गई है, टैक्सेशन पॉलिसी अलग आ गई है। इन सब की वजह से ये चेंजेस आते हैं। ये कौन से चेंजेस हैं? एक्सोजिनस, एक्सटर्नल चेंजेस, यानी कि जो आपके कंट्रोल में नहीं है। उसके बाद एंडोजीनस फैक्टर इंक्लूड फॉलोइंग: मिसमैनेजमेंट, इन डिवर्जन ऑफ फंड्स, रॉन्ग डिविडेंड पॉलिसी, एक्सेसिव। तो आप ये नाम से ही देख रहे हैं कि ये सारे फैक्टर जो है एक इंडस्ट्रियल यूनिट के खुद के हैं। मिसमैनेजमेंट कौन करेगा? इंडस्ट्री खुद की मैनेजमेंट। डिवर्जन ऑफ फंड्स कौन करेगा? यानी कि फंड्स जो है जहां अलोकेट करने थे वहां ना करके कहीं और जो है उनका एम्बेजलमेंट किया गया है, उस तरह की हरकत की गई है। रॉन्ग डिविडेंड पॉलिसी, गलत डिविडेंड प्रोवाइड कर दिया गया है, रिटेन करना था प्रोवाइड कर दिया, या जो है प्रोवाइड करना था और सारा का सारा रिटेन कर लिया, तो इससे लोगों में जो है इंटरेस्ट जो है वो कम हो गया। तो उस तरह की सारी चीजें, तो ये कौन से हैं? ये इंटरनल फैक्टर है, यानी एंडो इंटरनल, एक्सो मतलब एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल फैक्टर जितने भी जो बाहर से आते हैं, जैसे गवर्नमेंट पॉलिसी, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, बैंकिंग पॉलिसीज, उसके अलावा कोई सोशल पैटर्न, सोशो इकोनॉमिक पैटर्न जो आपने मैक्रो एनवायरनमेंट में पढ़ा था, आपको याद हो, वो सब चीजें यहाँ पर आ जाएंगी। और एंडोजिनस कौन से होते हैं? आपके इंटरनल फैक्टर जो एक इंडस्ट्रियल यूनिट के खुद की कमी की वजह से फेस करने पड़ते हैं। फर्दर कैटेगराइजेशन कैन बी मेड इनटू एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर। ये मैंने आपको बता दिया। एक्सटर्नल फैक्टर लाइक गवर्नमेंट पॉलिसी, पावर, तो ये एक्सोजेनस ही जो है एक्सटर्नल फैक्टर्स बनते हैं, और एंडोजेनस आपके क्या है? इंटरनल फैक्टर्स। तो आइए एक्सटर्नल कॉजेस को एक बार देख लेते हैं। पावर कट्स आ गई, इरेगुलर सप्लाई ऑफ इनपुट्स आ गई, बेसिक सी चीजें हैं कि भाई बहुत ज्यादा पावर कट्स लगते हैं। जैसे आप बहुत बेसिक एग्जांपल लीजिए, कल मैं अपने 3 बजे का लेक्चर जो है 6 बजे अपलोड कर पाया। क्यों कर पाया? क्योंकि जो है पावर कट की वजह से 3-4 घंटे का मेंटेनेंस की वजह से जो है पावर कट लगा। यूजुअली नहीं लगता, बट मेंटेनेंस का कुछ काम था, ट्रांसफॉर्मर कुछ को अपग्रेड करना था, तो उसके अंदर जो है इस 3-4 घंटे का पावर कट लगा, जिसकी वजह से वो इनकन्वीनियंस फेस करनी। सिमिलरली एक इंडस्ट्री में भी इस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, पावर कट्स लग जाएंगे। इरेगुलर सप्लाई ऑफ इनपुट्स है, मान लीजिए इनपुट है उसको रोक लिया गया रास्ते में, कोई रिश्वतखोरी का काम जो है यहीं पे ही किया जाता है। जैसे इनपुट आ रहा है उसको रास्ते में रोक लेंगे, चेक पॉइंट पे रोककर बोलेंगे कि भाई ये तो तभी पास करेंगे, या जानबूझकर उसके अंदर कोई गड़बड़ निकाल देंगे। तो इस तरह की हरकतें जो है चलती रहती हैं। तो बैड फेस है, बट अच्छी चीजें भी होती है। जैसे मान लीजिए उनके पास ई वे बिल्स नहीं है, जो ट्रांसपोर्ट या लॉजिस्टिक्स एजेंसी है, तो उनको रोक लिया जाएगा, पहले ई वे बिल लेके आओ, उनको पेनलाइज किया जाए। तो उसकी वजह से क्या होता है? डिलेज हो जाते हैं किसके अंदर? रॉ मटेरियल के सप्लाई के अंदर।
डिमांड एंड क्रेडिट रिस्ट्रेंट, जितना डिमांड है उसके हिसाब से क्रेडिट नहीं मिल रहा। फॉर एग्जांपल, अगर आपने बैंक्स के बारे में अगर आपने पढ़ा हो, बैंकिंग अकाउंट्स वगैरह पढ़े हो, तो आपको जो है 75% के अराउंड ही लोन मिलता है आपके जो आप जिसके लिए अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अप्लाई करेंगे 1 लाख रुपए के लिए, तो आपको लोन अमाउंट जो सैंक्शन किया जाएगा वो 75% का किया जाएगा। 25% के अराउंड रिजर्व, प्रोविजन फॉर रिजर्व ऑल पहले ही बना लिया जाता है कि अगर कल को आप एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाते हैं तो फिर आपका जो है रिकवरी वहां से थोड़ी थोड़ी कर ली, 25% तक की रिकवरी वहां से कर ली जाएगी, बाकी फिर आपको पुश किया जाएगा। और ऐसे ही तो इस चीज से बचने के लिए, मान लीजिए आपको 1 लाख का लोन चाहिए और आपको मिल रहा है 75,000 का, बट आपको 25,000 जो है वो भी चाहिए, तो बैंक्स या ये लोग क्या कहते हैं, वो 1,33,000 के अराउंड जो है लोन ले लेते हैं, वो 25% वहां से कटता है, तो उनको अल्टीमेटली 1 लाख का लोन मिल जाता है। तो इस हिसाब से जो है थोड़े बहुत काउंटर मेजर्स कर लिए जाते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज की, गवर्नमेंट की कैसी पॉलिसी है, वो सब चीजें यहाँ पर मैटर करती हैं। इंटरनल कॉजेज कौन से हो सकते हैं? रॉन्ग लोकेशन एंड प्लानिंग, गलत लोकेशन चूज कर ली बिजनेस करने के लिए। जैसे एक बार बहुत पहले हमने जब ये सब्जेक्ट स्टार्ट करा था, तो हमने क्या देखा था कि अगर आपको फोटो स्टेट या फोटो कॉपी या इंटरनेट कैफे जैसी कोई दुकान खोलनी है, तो आप क्या करेंगे, आप एक यूनिवर्सिटी कॉलेज के आसपास खोलेंगे। सिमिलरली अगर आपको एक कैफेटेरिया, फूड कोर्ट वगैरह खोलना है, तो आप ऐसी जगह पर खोलेंगे जहां पर बच्चों का या लोगों का आना जाना बहुत ज्यादा है। तो अगर इस तरह की सिचुएशंस में अगर आप रॉन्ग लोकेशन पिक कर लेते हैं या प्लानिंग आपकी गलत है, तो वो एक सिक यूनिट का कारण बन सकती है। उसके बाद डिफेक्टिव प्लांट एंड मशीनरी, अगर आपकी प्लांट एंड मशीनरी वही डिफेक्टिव है, आप मान लीजिए मैं आपको इस कंप्यूटर से पढ़ा रहा हूं, अगर इसी के अंदर कोई खराबी आ जाती है तो फिर मैं जो है आपको अच्छे से नहीं पढ़ा पाऊंगा। एंटरप्रेन्योर इनकम्पिटेंस, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो जैसे मैनेजमेंट है, जॉब वाली, उसकी किस तरह की बिहेव है, उसका किस तरह से मिसमैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ जाता है कि किस तरह से चीजें मैनेज करनी है। जैसे नोकिया था, नोकिया ने एंड्रॉइड स्पेस को अडेप्ट नहीं किया जिस टाइम पे उसको कर लेना चाहिए था। नोकिया के फोन्स कितने अच्छे थे, मार्केट को एकदम से कैप्चर किया हुआ था, बट जैसे ही एंड्रॉइड स्पेस आना शुरू हुआ, एंड्रॉइड मोबाइल फोन्स अपना पॉपुलराइज होने शुरू हुए और सैमसंग ने उसको जब भी अडॉप्ट कर लिया, सोनी ने उसको अडॉप्ट कर लिया, तो ये कंपनी जो है एकदम से बूम कर गई। लेकिन नोकिया जो है वो अभी भी अड़ा रहा अपने विंडोज फोन के ऊपर, तो वही चीजें गलती कर दी। तो वो क्या था, एक मिसमैनेजमेंट थी। वहां पर उनको समझना चाहिए था, प्लानिंग करनी चाहिए थी कि क्या चीज की डिमांड है, उस डिमांड को फुलफिल किया जाए। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, फिर मान लीजिए पैसे की कमी है या वर्किंग कैपिटल जो है उसमें कोई ना कोई जो है ऊंच नीच हो रही है, तो वो सारी चीजें यहाँ पर आ जाएंगी। फिर मैनेजमेंट की प्रॉब्लम, तो ये सारी जो है बेसिक बेसिक से फीचर्स हैं, ये चीज आप ऑलरेडी पढ़ते आए हैं, इसके अंदर कुछ भी नया नहीं है। फिर आते हैं रेमेडियल मेजर्स के ऊपर, यानी कि कौन से ऐसे मेजर्स लिए गए कि उनको ठीक किया जा सके। रेमेडी क्या होता है, इलाज प्रोवाइड करना। सिकनेस क्या होता है, बीमार, तो बीमारी का इलाज करेंगे ना, तो उसी रेमेडियल मेजर्स को यहाँ पर बताएंगे कि क्या क्या किया गया कि वो सब सिकनेस जो सिक यूनिट्स थी उनको फिर से रिवाइव किया जा सके। Industrial problem is considered a social problem in our country, and so the government take various steps in case of industrial sickness. तो इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम को क्या कंसीडर किया जाता है, सोशल प्रॉब्लम। अब ये चीज तो आप उसके अंदर पढ़ के ही आए हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में, कि एक जो कॉर्पोरेशन है या एक इंडस्ट्री है, एक यूनिट है, वो एक सोसाइटी का पार्ट है। तो अगर सोसाइटी यानी कि वो जो ऑपरेट कर रही है वो किसके दायरे में कर रही है, वो एक सोसाइटी के दायरे में रह के कर रही है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसके प्रति, सोसाइटी के प्रति, उसको रिटर्न प्रोवाइड करना, उसकी सोसाइटी का वेलफेयर करवाना। तो वो एक, अगर उसको प्रॉब्लम है, अगर एक इंडस्ट्रियल यूनिट बीमार है और इंडस्ट्रियल यूनिट एक सोसाइटी का पार्ट है, तो वो प्रॉब्लम अल्टीमेटली किसकी हुई, वो एक सोसाइटी की भी प्रॉब्लम बन जाती है, क्योंकि अल्टीमेटली उस सोसाइटी का ही पैसा कहां यूटिलाइज, अच्छी जगह यूटिलाइज, किसी और प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री में लगने की बजाय एक ऐसी इंडस्ट्री में लग रहा है जो ऑलरेडी लॉस मेकिंग है। वो बार बार उसको रिवाइव करने के लिए लोगों के पैसे को इन्वेस्ट उसके अंदर किए जा रहे हैं, तो ये अल्टीमेट प्रॉब्लम किसकी बन जाती है, सोसाइटी की बन जाती है। द ओल्डेस्ट स्टेप इन नेशनलाइजेशन ऑफ सिक इंडस्ट्रीज, profit should go to the private sector for them to sustain their five-star culture. Losses should be borne by the state, which means by the poor people of our country. तो ये चीज तो देखो, अब आप बहुत जो है ये चीज समझ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं ऐसे कि कोविड का टाइम आया, रिलायंस मल्टीफोल्ड प्रॉफिट कमाया, अदानी मल्टीफोल्ड प्रॉफिट कमाया, आदित्य बिरला ग्रुप मल्टीफोल्ड प्रॉफिट कमाया। क्यों कमाया, सब कुछ तो बंद था, स्टिल दे वर मेकिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स। इनफैक्ट जब वो ऑपरेशनल थे तब भी उतना प्रॉफिट नहीं कमा रहे थे जितना उन्होंने कोविड के टाइम में कमाया। बट एट द सेम टाइम हमारा जो पब्लिक सेक्टर था वो जितना था उतना भी नहीं रहा, कि मतलब क्योंकि देखिए हमारी एनएफएल वगैरह है, हमारी जो BHAL है, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, या और है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, कोल अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ये पेट्रोलियम अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ये सारी ठीक ठाक है, बहुत बढ़िया लेवल पर ऑपरेट करती हैं। बट कोविड की वजह से इनके ऊपर इतना हैवी नुकसान आया कि अब जो है, इनफैक्ट अपनी जो NHAI है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो ये नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन क्यों लाई गई, इसीलिए लाई गई, इसका इंडायरेक्ट जो फोकस था वो इसीलिए था कि जो जितने भी ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो लॉस मेकिंग है कोविड की वजह से, जिनको और ज्यादा लॉस करना बियर करना पड़ गया, उसको फिर से रिवाइव किया जा सके थ्रू प्राइवेटाइजेशन। तो उनको प्राइवेट हाथों में दो, प्राइवेट वाले अपने आप इनको ठीक कर देंगे और जैसे लीज पे दे देंगे इनको चीजों को, और उसके बाद जो है जैसे ये चीजें रिवाइव हो जाएंगी हम वापस से इनको टेक ओवर कर लेंगे। तो उस तरह की हरकतें की जाती हैं ताकि
लेकिन अल्टीमेटली नेशनल एसेट्स का जो लॉस है वो बियर किसको करना पड़ता है? आप जैसे मुझ जैसे सैलरीड इंडिविजुअल्स को, क्योंकि हम जो लोग हैं हम टैक्स पे करते हैं, डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स पे करते हैं। वो टैक्स का पैसा हमारे जो बैंक्स में पैसा पड़ा है वो सारा पैसा कहाँ जाता है? आपको क्या लगता है आपके बैंक का पैसा बैंक अपने लॉकर्स में रखता है? नहीं, वो इन्वेस्ट करता है उस पैसे को कहाँ पर? इन सिक यूनिट्स के अंदर। तो वही चीजें बता रहे हैं कि प्रॉफिट जो है वो तो प्राइवेट कंपनीज का सिस्टम है, स्टेट का यानी कि जो पब्लिक सेक्टर है उनका काम क्या है? लॉस मेकिंग करना, लॉस बियर करना। It has to be found that when the management is not interested in running a particular unit and is waiting for it to close it down, it declares itself sick in the hope that it will get garnering compensation for its land building and equipment at market prices। तो इस तरह की हरकतें भी की जाती हैं जब उनको लगता है कि हमें ये काम नहीं करना, हमें कोई अपनी यूनिट बंद करनी है, तो वो उसको सिक डिक्लेयर कर देते हैं ताकि उसके लिक्विडेशन में जो है उसके पैसे वगैरह अच्छे खासे मिल सके। The government should make suitable arrangement for monitoring and detecting industrial sickness at early stage। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? शुरुआती दौर में सिकनेस को देखिए, जैसे आप अपने नॉर्मल बात कीजिए, कैंसर जैसे एक बीमारी है, तो आप अगर कैंसर को अर्ली स्टेजेस में डिटेक्ट कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है, कीमोथेरेपी से आप बच सकते हैं, बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन आप उसको लेटर स्टेज पे करेंगे तो चांसेस आर वेरी लेस कि आपको महंगी से महंगी कीमोथेरेपी भी बचा सके। सिमिलरली अगर गवर्नमेंट इस इंडस्ट्रियल सिकनेस को स्टार्टिंग इनिशियल स्टेजेस के अंदर ही डिटेक्ट कर ले, उसमें अंदर जो रेमेडियल मेजर्स है वो ले ले, तो उस इंडस्ट्री यूनिट को बचाया जा सकता है फ्रॉम फर्दर डिटियोरेशन। Financial institutes that have substantial stake in companies could nominate their employer on the board of director of the company with doubtful management competency। तो जिस कंपनी, जिस यूनिट की जो सिक डिक्लेयर होने वाली है या लग रहा है कि आने वाले टाइम में सिक हो जाएगी, जो फिलहाल वीक है, उसके अंदर क्या करना चाहिए? जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, जहां पर प्रोफेशनल्स बैठे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, एमबीएज हैं, उन लोगों को क्या करना चाहिए? अपने जो प्रोफेशनल्स हैं उनको, उनकी मैनेजमेंट को रिप्लेस करना चाहिए। अपने प्रोफेशनल्स वहां बिठाओ और उनको बोलो कि इसको रिवाइव करके हमको दे। और ऐसा होता भी है, आप देखेंगे बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर ये काम होते हैं, पीएसयूज के अंदर ये काम होते हैं। मैनेजमेंट जो है किसी अच्छी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से वहां पर उठ के जाती है, आउटसोर्स करवा लिया जाता है बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर्स हैं उनका सारा सारा काम। जो बहुत कंपनीज भी ऐसी हैं जो आउटसोर्सिंग का काम करवाती हैं, वहां पर अच्छे प्रोफेशनल लोग बैठे हैं जो ये काम करते हैं, जो आपकी सिक यूनिट्स को फिर से रिवाइव कर सकते हैं। तो वही चीजें यहां पर बता रहे हैं। द गवर्नमेंट शुड सेट अप स्क्रीनिंग कमेटी टू मेक रिकमेंडेशन रिलेटिंग टू सिक अंडरटेकिंग। तो इस तरह से एक स्क्रीनिंग कमेटी होनी चाहिए जो ये बता सके कि क्या क्या स्टेप्स या मेजर्स लेने चाहिए ताकि इन सिक यूनिट्स को जो है बचाया जा सके। उसके बाद आते हैं सीका के ऊपर, सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट 1985 किस लिए बनाया गया था, क्यों बनाया गया था? ये तो आपको पता चल गया इसके नाम से कि सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट जो है वो क्यों था, कि सिक इंडस्ट्रीज को किस तरह से ट्रीट करना है, किस तरह से उनकी अकाउंटिंग करनी है, वो सब चीजें कहां पर आएंगी? सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट 1985 के अंडर। द एक्ट हैज मेड इट मैंडेटरी फॉर कंपनीज टू रिपोर्ट सिकनेस एज 2 लेवल्स। तो 2 लेवल्स स्पेसिफाई किए गए हैं कि अगर आपकी कंपनी इस लेवल पर आ जाती है तो आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा अपनी सिकनेस को। कौन सी? नेटवर्थ जो है 50% डिटियोरेट हो गई है, आपकी नेटवर्थ जो है 50%। ऊपर एक पॉइंट था ना कि आपका जो लॉसेज हैं वो किसके इक्विवेलेंट है? 50% और मोर, किसके? नेटवर्थ के। तो इसका मतलब क्या है? आपकी नेटवर्थ जो है वो कहां इरोड हो रही है? आपके लॉसेज को कवर करने में इरोड हो रही है। तो वो कह रहे हैं 50% अगर आपका नेटवर्थ जो है लॉसेज को कवर करने में इरोड हो रहा है तो आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा किस, कहां पे? द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ सिक यूनिट हैज बीन डायरेक्टेड ब्रिंग इट टू द नोटिस ऑफ शेयर होल्डर विद इन 60 डेज ऑफ फाइनलाइजेशन। तो जो अपने शेयर होल्डर्स हैं उन सबको नोटिस भेजना पड़ेगा 60 दिन के अंदर अंदर, किस डेट से? जिस डेट को ये 50% नेटवर्थ आपकी इरोड हो गई। The erosion of the net worth is 100% and more and the unit continues to show cash losses for the next 2 year। तो अब पहली स्टेज कौन सी थी? 50%। अब कौन सी आ गई? 100%। यानी कि आपकी फुल नेटवर्थ जो है वो इसके अंदर जो कवर अप कर रही है, आपके लॉसेस को कवर अप कर रही है या उससे ज्यादा है, यानी कि अब आप ब्रेक इवन से भी नीचे आ चुके हैं। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? फिर से रिपोर्ट करना पड़ेगा। और ये काम अगर 2 साल तक हो रहा है तब आप किसी की यूनिट जो है मर्ज कर दी जाएगी, रिहेबिलिटेट कर दी जाएगी, इस तरह के एक्शंस लिए जाएंगे। रेमेडियल स्टेप्स टेकन बाय बैंक, यानी बैंक्स जो है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है वो किस तरह की मदद कर सकते हैं इन कामों में। सेटिंग अप सिक इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग सेल इन दी आरबीआई। तो आरबीआई के अंदर जो है एक प्रॉपर सेल बनाया गया है, कमेटी बनाई गई है जो सिक इंडस्ट्रीज को देखता है। सेटिंग अप ऑफ स्टेट लेवल इंटर इंस्टीट्यूशनल कमेटीज एट ऑल रीजनल ऑफिसेज ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग ऑपरेशन। तो डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग ऑपरेशन जो है स्टेट लेवल पर ऑपरेट करता है, ये बैंक्स के ऑपरेशंस को जो है मैनेज करता है आरबीआई के बिहाफ पर। कहां पर? स्टेट लेवल के ऊपर। तो ये देखेगा कि एक इंटर इंस्टीट्यूशनल जो है स्टेट लेवल पर कमेटी बनाई जाए जो इन सिक इंडस्ट्रीज को देख सकें। उसके बाद आते हैं कंसेशंस बाय द गवर्नमेंट की गवर्नमेंट किस तरह के कंसेशंस प्रोवाइड कर सकता है। देखिए, मॉनेटरी कंसेशंस भी हो सकते हैं, नॉन मॉनेटरी भी हो सकते हैं। मॉनेटरी कंसेशंस में क्या आते हैं कि आपको रिबेट्स प्रोवाइड कर दी जाए, आपको किसी और तरह के फंड्स एलोकेट कर दिए जाए, आपको जो है
कोई और फंड आपका अटका हुआ था तो वो दे दिया जाए, रिफंड्स कर दिए जाए। और नॉन जो है कैश किस तरह, कंसेशन किस तरह होते हैं, आपको टैक्स हॉलीडेज प्रोवाइड कर दी जाए कि ठीक है जितना कमाओ कमाओ, टैक्स मत दो अभी के लिए, या इस तरह के जो और चीजें हैं, इंपोर्ट ड्यूटीज हैं वगैरह, वो सब माफ कर दी जाती हैं। तो ग्रांट टैक्स बेनिफिट टू हेल्दी यूनिट्स विच टू असिस्ट यूनिट विद व्यू टू रिवाइव देम। तो ऐसी हेल्दी यूनिट्स जो हैं, जो इस तरह का इनिशिएटिव लेती हैं कि अपने आस पड़ोस किसी की यूनिट्स को असिस्ट कर सके, मदद कर सके उनकी, तो उनको जो है टैक्स हॉलीडेज प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो उसके बाद आते हैं इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आईआरसीआई। उसको देखते हैं क्या है। द गवर्नमेंट एस्टैब्लिश आईआरसीआई विद व्यू टू रिवाइविंग एंड रिहेबिलिटेटिंग सिक यूनिट्स। तो इसको जो बनाया गया था, किस लिए बनाया गया था, ताकि रिवाइव किया जा सके सिक यूनिट्स को और उनको दोबारा से री एस्टैब्लिश कर सके। फाइनेंशियल असिस्टेंट देते हैं, मैनेजरियल और टेक्निकल असिस्टेंट देते हैं, असिस्टेंट इन अदर फाइनेंशियल, तो उस तरह की मर्चेंट बैंकिंग और कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। तो ये है आईआरसीआई वाज कन्वर्टेड इनटू स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया, आईआरबीआई। उसको जो है फिर से कन्वर्ट कर दिया गया था इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया। और आईआईबीआई इस वक्त 1321 करोड़ की जो है असिस्टेंट प्रोवाइड कर चुका था 2001-2002 तक। फिर बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन बनाया था, बीआईएफआर। आइए देखते हैं इसने क्या किया था। अलाउिंग द कंपनी टाइम ऑफ इट्स ओन पर द स्कीम ऑलरेडी इनिशिएटेड, डिसाइडिंग ऑन वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, हैव अ स्कीम प्रिपेयर्ड थ्रू द ऑपरेटिंग एजेंसी इन रिस्पेक्ट ऑफ द कंपनी। तो ये कुछ स्टेप्स यहाँ पर फॉलो किए गए थे। क्या है, क्वासी जुडिशियल बोर्ड है, यानी कि ये देखिए यहाँ पर लिखा है ना, वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, तो ये डिसाइड कर सकता है। और वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी कौन डिसाइड करता है, रजिस्ट्रार करता है, या आपका जुडिशियल सिस्टम करता है। तो इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया, क्वासी जुडिशियल बॉडी, यानी कि ये सेमी जुडिशियल, कुछ पार्ट जो है वो जुडिशियल डिसीजंस का ये पर लॉ दे सकता है। ये सब है, रिकंस्ट्रक्शन है, मैनेजमेंट है, अमालगमेशन है, सेल और लीज, लिक्विडेशन है, अदर प्रिवेंटिव, वो सब चीजें ये कर सकता है। तो आपका ये चैप्टर भी आज कंप्लीट होता है, इंडस्ट्रियल सिकनेस वाला। आई होप मैं आपको बेस्ट पॉसिबल वे में एक्सप्लेन कर पाया हूं। इन चीजों को खुद पढ़ेंगे तो ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आएगी। यहां पर ऐसा कुछ नहीं है जो मैं आपको अलग से पढ़ा पाऊं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन्हीं को आपको रिफ्रेश करके लिखना है। नन ऑफ दिस विच इज रिटन हियर इज ऑफ इंपॉर्टेंस आपके एग्जाम के लिए। ये चीजें आप याद रखिए, बस एक बार पढ़िए, इनको रिफ्रेश करना, दैट इज व्हाट यू हैव टू लर्न। और हम इसके पीवाईक्यूज जो है डिस्कस करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा एग्जैक्टली किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और वो सब चीजें मैं बता दूंगा आपको। अगर आपको कोई डाउट वगैरह आता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा मुझको। फीडबैक फॉर्म पे अगर जाएंगे, जो गूगल पे फॉर्म दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उसके अंदर आप मुझे बता सकते हैं कि आपको कौन सा टॉपिक पसंद है करना। तो उस टॉपिक को भी अगर स्टूडेंट्स की डिमांड रही तो मैं उस टॉपिक पर भी जोर जरूर करूंगा। तो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ख्याल रखिए और धन्यवाद।